हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसमें हमारा ये जो सीरीज चल रहा है, वीडियो सीरीज चल रहा है, वो हिंदी लिटरेचर का हिस्ट्री, जो हमारे किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ऑप्शनल पेपर होता है, ये उसका पेपर है हिंदी लिटरेचर। इस सीरीज में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि खंड बी होता है, सेक्शन बी होता है हमारे सिलेबस का। तो इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, बहुत कुछ अभी बाकी है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो न्यू विजिटर्स है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वो सारे वीडियो से अपडेटेड रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोग रासो साहित्य के प्रमुख कवियों को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे कवि अमीर खुसरो साहब की। तो देखिए, जो अमीर खुसरो साहब की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसा क्यों कहा जाता है, बहुमुखी प्रतिभा क्यों कहते हैं, मल्टी टैलेंटेड को? क्योंकि इनकी रचनाएं, इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपना इन्होंने एक्सप्लोर किया था। जैसे म्यूजिक में, संगीत पर भी इन्होंने लिखा है, पोएट भी थे, हिस्ट्री में भी इनकी बहुत सारी बातें आप पढ़े होंगे ना। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये मल्टी टैलेंटेड थे। हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, तीन सब्जेक्ट्स में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनकी जो लैंग्वेज थी, ठीक है ना, वो भी किसी एक खास लैंग्वेज में नहीं थे। इनकी फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा, खरी बोली, इन सब पर बहुत अच्छी पकड़ थी। और इन सबको जब वो यूज करते थे अपनी रचनाओं में, तो ऐसा लगता था कि बस इनसे बेहतरीन इन भाषाओं को और कोई बोल ही नहीं सकता, और कोई इनमें रचना कर ही नहीं सकता। तो इतने अच्छे तरीके से ये भाषाओं को पकड़ते थे, उसमें डूब कर उसकी कल्पना कर उसका जो साहित्य, उसका कहते ना पदार्पण करते थे, इस तरह से उसका पर्दा उसका ये करते थे। उनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि लोग कहते थे कि बस ये जो भाषा है वो अमीर साहब के लिए ही बनी है। तो इतने अच्छी इनकी पकड़ थी भाषाओं पर। देखिए, जनता में ये जो एक्चुअल में ये क्या करते थे, इन्होंने अपने साहित्य को एक नई ऊंचाई दी थी, नई परिभाषा दी थी। उसमें इन्होंने क्या किया था कि अपने लिटरेचर को इन्होंने जो नई ऊंचाई दी थी, एक नई भाषा दी थी, या लोग कहते हैं कि एक नया आसमान तैयार किया था इन्होंने। उसमें इन्होंने क्या किया था कि लोगों के बीच की जो भाषा थी, जो आम लोगों की भाषा थी, जिसमें पद्य होते थे, पहेलियां होती थी, मुकरियां होती थी, है ना, तो उसको इन्होंने अपने साहित्य में लाया था, अपनी रचनाओं में लाया था। और इससे क्या हो रहा था कि लोगों के बीच इनकी रचनाएं बहुत जल्दी मतलब प्रसिद्ध हो रही थी। लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो हमारी ही बात करता है, ये तो हम में से ही एक है, तो और ये हमारे लिए ही लिखता है। तो इस तरह की जब भावनाएं लोगों के मन में आने लगी, तो इससे क्या हुआ कि इनकी जो रचनाएं थे वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई, बहुत ज्यादा जनता में प्रसिद्ध हो गई थी। तो देखिए, इनका और एक खास बात क्या है कि इन्होंने ब्रज भाषा को अगर आप देखेंगे तो वो आपको म्यूजिकल लगेगा, है ना। तो ब्रज भाषा का जो म्यूजिकल ये था, पैटर्न था, उसको इन्होंने फारसी भाषा के साथ एक साथ लाकर एक अलग तरह का काव्य संग्रह किया, अपना एक अलग तरह का काव्य रचना किया था इन्होंने, ठीक है। दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिलाकर इन्होंने कुछ नया बनाया था, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड लैंग्वेज एक इन्होंने तैयार किया था, जिसमें कि फारसी के साथ साथ ब्रज भाषा का जो म्यूजिकल पार्ट था, है ना, जो छंद, जो दोहे बनते हैं, तो उस पार्ट को लाकर इन्होंने एक साथ जोड़कर इन्होंने रचनाएं की थी, ठीक है। दूसरी बात, इनकी जो रचनाएं थी वो जनता की सहज भाषा में थी। वो साहित्य की भाषा जो पहले चली आ रही थी कि साहित्य में अलग तरह की भाषा प्रयोग में लाई जाती थी, लोगों के बोलचाल की भाषा को मतलब अपभ्रंश कहा जाता था, भ्रष्ट भाषा कहा जाता था। और साहित्य की भाषा जो थी वो बहुत प्रतिष्ठित भाषा थी, है ना। तो उस भाषा को इन्होंने यूज ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं उस पांडित्यपूर्ण जो भाषा है, जिसमें सिर्फ पोलाइटनेस है, रिस्पेक्ट है, मैं सिर्फ उस भाषा को नहीं अपना सकता। मुझे जनता के लिए रचना करना है, जनता के बीच में मुझे रहना है, तो मैं जनता की भाषा को अपनी भाषा बनाता हूँ। दूसरी बात कि इनकी जो रचनाएं थी उसमें इन्होंने ठेठ खरी बोली जो होती है, ठेठ खरी बोली, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा का म्यूजिकल पार्ट, फारसी, उर्दू,
इन सभी भाषाओं को एक साथ इन्होंने लाया और इनके साहित्य में ये सब बखूबी झलकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था कि जितनी भाषाओं में अलग अलग रचनाएं हो रही थी, इन्होंने उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया था। प्लस इन्होंने अलग अलग काव्य शैलियों का भी प्रयोग किया था। जैसे एक फारसी शैली में इन्होंने लिखा था सबक ए हिंदी। सबक ए हिंदी अगर देखिए तो ये क्या है, कह सकते हैं कि सबक ए हिंदी, ये हिंदी के बारे में एक लेशन जो एक होता है, तो वो भाषा थी, लेकिन इन्होंने इसको फारसी में लिखा। ठीक है, तो फारसी शैली का उपयोग किया था इन्होंने, और ये बिल्कुल नई शैली का इन्होंने उपयोग किया था। इसके पहले इस शैली में किसी भी जो कवि हुए थे, कोई भी कवि इस पर कोई रचना उन्होंने नहीं किया था। मतलब अपने जमाने के अगर बात करें कि इनके जमाने के कवियों की, तो दूसरी तरफ आपने देखा विद्यापति जी थे जो मैथिली भाषा को महत्व दे रहे थे, है ना। तो या जो वहाँ के लोग थे, जैसे असम, बंगाल, उड़िया के जो लोग थे, जो इनका क्षेत्र रहा ज्यादातर, तो वहाँ की भाषाओं का ये प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी भाषा को भी एक फारसी शैली में लिखा। ठीक है, हिंदी भाषा का साहित्य इन्होंने फारसी शैली के प्रयोग से किया, तो ये बिल्कुल नया था, अपने आप में बहुत ही नया प्रयोग था। और इन्होंने लगभग ऐसी 100 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से कि आज अगर आप मार्केट में ढूंढने निकलेंगे तो 20-21, बहुत से बहुत तो 22 उपलब्ध होंगी। बाकी की रचनाओं का कोई अता पता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। मतलब अभी तक वो लिखित शैली में आपके पास नहीं होंगे, लिखित कोई ये नहीं है उनका। तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रंथों की रचना तो 100 है, लेकिन अभी अवेलेबल जो है वो है 20 या 21 से ऐसे ही कुछ है मार्केट में। तो बाकी की जो रचनाएं हैं वो रिटन नहीं है, रिटन में फॉर्म में हमारे बीच में नहीं है। दूसरी बात की देखिए, ब्रज भाषा के जो गीत और कव्वालियां हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल लोगों के बीच में इतनी फेमस थी कि वो मौखिक रूप से प्रचलित हो चुकी हैं। लोग उसको गाते थे, बजाते थे, जहाँ 4 लोग बैठे, मठ बैठे, तो है ना, आपस में गाना बजाना जहाँ भी हुआ तो ब्रज भाषा के गीत और कव्वालियों का गायन होता था। लोगों में एंटरटेनमेंट के लिए इन कव्वालियों का मौखिक रूप से प्रयोग हो रहा था। मौखिक रूप से मतलब वोकली, है ना, लोग उसको बोलचाल की भाषा में ला रहे थे, गा बजा रहे थे। मतलब लोगों की जो आम दिनचर्या थी उसमें वो सम्मिलित हो चुके थे। इनको अगर म्यूजिक के फील्ड में देखें तो इन्होंने सितार और तबले वाद्य यंत्रों का निर्माण किया है। तबला और सितार, इसका निर्माण भी अमीर खुसरो साहब ने किया है, जो कि म्यूजिक के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है इनका, है ना। इसी तरह इनका हिंदी संग्रह में, हिंदी साहित्य में जितना योगदान है, वैसे ही इनका संगीत में भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां भी हमारे अमीर खुसरो साहब ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग वहां दिया है। तो अपने जमाने में जो इनका जमाना रहा है, जो इनका टाइम रहा है अमीर खुसरो साहब का, तो उस टाइम के ये सबसे मल्टी टैलेंटेड कवियों में इनका नाम शुमार होता है, और कहीं ना कहीं यह सही भी है। तो ये थी बातें अमीर खुसरो साहब की। अब जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो होगा हमारा धार्मिक साहित्य। अभी हमने रासो साहित्य पूरा डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो होगा धार्मिक साहित्य, जो कि आदिकाल का ही साहित्य है ना। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।